नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आप सभी की सब चीज़ें अच्छी तरह से चल रही होंगी, आप रिवीजन भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, ऐसा मैं यहाँ पर मानता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के एक नए सेशन में आपका यहाँ पर स्वागत है। और यह सेशन जो होगा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक तो मैं सब कुछ कर रहा था और आप सिर्फ नोट्स बना रहे थे, या फिर आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे थे, या आप उसे पढ़ रहे थे। लेकिन आज का जो सेशन होगा यह महत्वपूर्ण आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए होगा। तब आप इतना समझिएगा कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह चीज होगी कि आज का जो सेशन होगा वह आपके परिदृश्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करना चाहता हूं। यानी कि आपकी बहुत दिन से इच्छा थी कि सर कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी चीजों पर बात की जाए जिससे कि हमें पता चल सके कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं, या फिर प्रश्न किस तरह से एग्जाम में आता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं, और आप उससे अपना आकलन करने की कोशिश करेंगे कि हमने किया कितना है। यानी आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और कितने प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, इस बात का जवाब भी आप मुझे जरूर दीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर टोटल प्रश्न यहां पर 31 रहे हैं या 30 रहे हैं, तो 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सटीक कर पाए हैं। अगर किसी प्रश्न में समस्या हुई है तो वह प्रश्न भी लिखेगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपने नहीं किया है या आप किसको नहीं कर पा रहे हैं। कुछ प्रश्न एक दो हो सकते हैं जो मैं आज यहाँ पर नए भी लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं आपको सारे वही क्वेश्चन कराऊं जो मैं पढ़ा चुका हूं। उससे अच्छा है कि कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो आपने पढ़ा नहीं हो, कुछ नया सीखने के लिए मिले। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आज के सेशन को आरंभ करते हैं, और आज का जो सेशन रहने वाला है बड़ा ही शानदार रहने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और बड़ा ही सामान्य सा, बड़ा ही आपको पढ़ा हुआ प्रश्न यहां पर पूछा गया है, और बिल्कुल आसानी से आप इनका आंसर एक नोटबुक लीजिएगा, उस पर लिखते रहिएगा, और लास्ट में जाकर फिर आप बताइएगा कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। लेकिन आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न यहां आपने अटेम्प्ट कर लिया और उसका आंसर अगर आप यहां दे पाए तो ध्यान दीजिएगा उस प्रश्न को नोटबुक में नोट भी कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपके लिए यह सारे प्रश्न इंपोर्टेंट होंगे। क्योंकि सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, तब कोई प्रश्न नहीं हो पाता है, तो उसे तो आप जरूर ही इस नोटबुक में क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, सामान्य सा प्रश्न है पहला जो आप सभी कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और प्रश्न पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। यानी सामान्य सा प्रश्न है, वह उत्तर प्रदेश की सीमा यानी बाउंड्री पर बात कर रहा है, और बाउंड्री पर सिर्फ इतना जानना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य के साथ नहीं लगती। तब आप जानते हैं कि जो हमारा यूपी रहा है, इस यूपी की अगर सीमा की बात वह करता है तो यह कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मैं कहूंगा सर 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। लेकिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, तो आप कह रहे होंगे सर 8 + 1 अगर केंद्र शासित भी जोड़ेगा तो 9 के साथ सीमा लगा रहा होगा। लेकिन वह 9 कौन कौन से हैं वह आपको याद रहने चाहिए। जरा बात कर लेते हैं कि वह 8 कौन कौन से हैं। एक तो आप सभी जानते होंगे, एक यहां पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, हम कह रहे होंगे सर दिल्ली है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। जरा रिवीजन करते हैं, आप कोशिश करिएगा खुद आंसर देखने की, खुद सोचने की। लेकिन मैं भी आपके साथ एक बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि वह कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश का साथ सीमा बना रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आप कह रहे होंगे सर बिहार एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, कोई समस्या नहीं। बिहार से जब आप आगे चलेंगे, देखिए मैप को माइंड में रखिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, मैप को अपने माइंड में रखिएगा। जब मैंने पहली क्लास में मैप लगाया था तो उसी मैप को अपने माइंड में रीड करने की कोशिश कीजिएगा कि हम चल किस तरह से रहे। जब बिहार से हम नीचे की तरफ घूम कर आ रहे होंगे और सोनभद्र के कॉर्नर पर होंगे, तो आप कह रहे होंगे बिहार के अलावा सर झारखंड भी होगा जो यहां पर क्या कर रहा होगा, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगा रहा होगा, कोई समस्या नहीं। झारखंड के बाद होगा छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ अगर सीमा लगा रहा है तो छत्तीसगढ़ के बाद आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, मैं इसे एमपी लिख रहा हूं, मध्य प्रदेश भी राज्य होगा जो सीमा बनाने का काम कर रहा होगा उत्तर प्रदेश के साथ। लेकिन इस मध्य प्रदेश के अलावा जब आप आगे चल रहे होंगे तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश से आगे जाने पर राजस्थान वह स्थान होगा जो क्या बनाने का काम कर रहा होगा, यहां पर सीमा बनाने का काम कर रहा होगा। राजस्थान के अलावा जब और आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान के अलावा आप कह सकते हैं सर हरियाणा को तो कैसे भूल सकते हैं, हरियाणा भी सीमा बनाने का काम कर रहा होगा। और अगर हरियाणा ने भी सीमा बनाई है तो हरियाणा से और आगे चलेंगे तो आप पा रहे होंगे सर हिमाचल प्रदेश, मैं दरअसल हिमाचल को एचपी लिख रहा हूं, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अलावा अगर कोई बचता है तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड भी यहां पर क्या करता है, सीमा बनाने का काम करता है। और अगर सीमा बनाने का काम इन सभी राज्यों ने किया है उत्तर प्रदेश के साथ तो आप पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दिल्ली समेत हमने उन 9 राज्यों की बात कर ली है जो यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने का काम कर रहे हैं। अब आप दिए गए ऑप्शन में बताइएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। आप कह रहे होंगे सर हरियाणा के साथ, तो यह जरूर सीमा बनाने का काम करता है। और अगर हरियाणा के साथ किया है तो आप पा रहे होंगे सर राजस्थान के साथ भी इसने सीमा बनाई है। उपयुक्त में से कोई नहीं तब होता जब यहां पर एक ऑप्शन इनमें से ही कोई डाल दिया गया होता, जैसे छत्तीसगढ़ डाल दिया गया होता। आप पा रहे होंगे सर पंजाब के साथ तो यह कभी सीमा बनाता ही नहीं है उत्तर प्रदेश, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पंजाब होगा। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को लगवाने का मेरा उद्देश्य है आपका रिवीजन कराना। मैं सीधा आंसर बता के आगे बढ़ जाता कि पंजाब इसमें आंसर होने वाला है और यह पंजाब के साथ सीमा नहीं लगाता। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा एम है कि मैं एक बार रिवाइज कराऊं उन सभी चीजों को जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तब आपके दिमाग में आप कोशिश करेंगे खुद सोचने की, लेकिन फिर भी नहीं सोच पा रहे हैं तो आप माइंड को अपना स्थिर रखेगा और आप बिल्कुल सटीक तरीके से समझेगा कि हमको रिवीजन करना है उन सब चीजों का जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, आंसर क्या होने वाला है, पंजाब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसलिए कि हम जानते हैं कि जिस बच्चे ने मैप को देखा होगा, जिस बच्चे ने मैप को समझा होगा, अब वही उत्तर इस चीज का दे पाएगा। यानी कि मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि मैप से मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि मैप देखने का उद्देश्य है कि अगर किसी ने मैप देखा है तो वह पाएगा कि यह जब प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न पूछने के साथ साथ लखनऊ की बात कर रहा है, और लखनऊ की बात अगर कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ मध्य में है। आज के बाद ध्यान रखेंगे अगर नहीं पता कि लखनऊ लगभग मध्य में पड़ता है, और लखनऊ के आसपास अगर यह पूछ रहा है तो हरदोई, सीतापुर, उसके बाद कानपुर, कानपुर के अलावा रायबरेली और बाराबांकी, यह सभी वह जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर इसमें से उसने सोनभद्र दिया है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। उसके बाद बलिया दिया है तो बलिया बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। जरा बात कर लेते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि आप जानते हैं लखनऊ बीच में है और आपके पास मैप है, तो मैप में लखनऊ के आसपास के सभी जिलों को एक बार आप अपने माइंड में जरूर यहां पर ध्यान रखेंगे। देखिए हरदोई, बाराबांकी, उन्नाव, मैंने कहा है कि अगर इसने ऑप्शन में बलिया दिया है तो आप मैप जरूर देखते चलिएगा। आप पा रहे होंगे सर बलिया यहां पर कहां पड़ता है। जब मैं आपको एक प्रश्न बता रहा था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के राज्यों के बारे में, तो आप पा रहे होंगे कि बलिया यहां पर हमारा जब इस तरह से हमने खींचा था तो हमने ऊपर बताया था सहारनपुर और नीचे सोनभद्र, और यहीं पर मैंने कहा था आपका क्या पड़ेगा, बलिया। यानी बलिया के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है। अगर यह दिशा हमारी उत्तर रही होती, यह दक्षिण रही होती, यह पूर्व रही होती और यह पश्चिम दिशा अगर रही होती, तो हम जानते हैं कि बलिया जो यहाँ पर जिला रहने वाला है वह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला रहने वाला है। देखिए प्रश्न पूछने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वह आपसे इस प्रश्न को तो पूछ रहा है, लेकिन जितना खतरनाक आपको देखने में लग रहा है उतना खतरनाक है नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में जानते हैं कि वह मैप में बीचों बीच होती है, दूसरा प्रश्न आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, तो आप बिल्कुल भी इस आंसर को लगाने में हिचकिचाएंगे नहीं कि बलिया तो सबसे पूर्वी जिला है, जबकि लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मध्य में पड़ता है। तो हम कह सकते हैं इसी आधार पर कि राइट आंसर क्या रहने वाला है, बलिया हमारा राइट आंसर रहने वाला है। मैं भी बात करूंगा यहां पर सहारनपुर, सोनभद्र, शामली और इधर बलिया। अभी आगे प्रश्न आने वाला है, जरा इंतजार करते हैं। चलिए जब अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न सामान्य सा पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न के दो आंसर हो सकते थे अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा यह घुमाकर पूछता कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। अगर इसने केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा होता तो आप आंसर किससे लगा रहे होते, 9 को लगा रहे होते। लेकिन डियर ध्यान से पढ़ेंगे, सर राज्य बोल रहा है, और जब राज्य बोलेगा तो आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही प्रश्न में उन 8 राज्यों की बात की है कि उत्तर प्रदेश किन जिलों के साथ अपनी सीमा लगाता है। आपके दिमाग में अब आना चाहिए सबसे लंबी किसके साथ लगाता था, सबसे छोटी किसके साथ लगाता था। यह सारे प्रश्न रिवीजन का मतलब यह है कि आप सभी उन चीजों को रिवाइज करते चलें। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? 8 यहां पर राइट आंसर होने वाला है, लेकिन 9 हमारा होता राइट आंसर कब? जब है क्या केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा होता तो हम 9 आंसर देने की कोशिश करते, लेकिन सिर्फ राज्य पूछा है तो 8 हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिए अगले प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? आ गया ना वही प्रश्न। यानी आपको 4 शहर जरूर याद रखने हैं, 4 जिले जरूर याद रखने हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तब आप इस तरीके से इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम इस तरह से खींचते हैं, ऊपर हमारा उत्तर रहने वाला है, यानी जो ऊपर होगा वह उत्तरी जिला होगा, नीचे हमारा दक्षिण रहेगा, इधर हमारा अगर पूर्व रहेगा और पूर्व के अलावा इधर अगर हमारा पश्चिम रहेगा, तो आप इनको कम से कम 4 से 5 बार लिखेंगे। तो 4 से 5 बार लिखने के बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप ऊपर लिख सकते हैं कि जो सबसे उत्तर वाला होगा वह सर क्या होगा? सहारनपुर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। सहारनपुर, और सहारनपुर के अलावा आप इससे कहेंगे यह कौन सा होगा? यह तो सर सोनभद्र रहने वाला है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। सोनभद्र के अलावा मैंने अभी अभी बताया कि बलिया क्या है? पूर्वी जिला है, और अगर पूर्वी जिला यहाँ पर क्या है? बलिया है, तो अगले बार में आप जरूर याद रखेंगे कि यहाँ पर प्रमुख रूप से जो पश्चिमी जिला रहने वाला है वह कौन सा रहेगा? सर शामली रहेगा, कोई समस्या नहीं। यानी आप कह सकते हैं प्रश्न के अंदर पूछा क्या गया है? पूर्वी, यानी पूर्वी पूछा है, तो आप मुझे सिर्फ बताएं पूर्वी जिला कौन सा होने वाला है? सर बलिया होगा। लेकिन 4 बाकी के भी आपको जरूर याद रहने चाहिए, 4 कौन कौन से हैं, लेकिन प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? बलिया इसका राइट आंसर होगा। आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करते चलें और अटेम्प्ट करने के साथ साथ अपने आप का आकलन करता चलें कि हमने जो पढ़ा है वह हमें कितना याद है और हम कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि आप अगर पढ़ते चले गए, मैं क्लास लेता चला गया, आप क्लासों को देखते चले गए, तो आपको कितना याद हुआ इस बात का आकलन कौन करेगा? आप खुद ही तो करेंगे, और खुद ही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखता हूं 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं, और अगर गलत कर पाते हैं तो कौन कौन से वह प्रश्न हैं जो आपके गलत हुए हैं। दरअसल अपनी तैयारी का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं धीरे धीरे इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा, आप सभी को इस तरह के प्रश्न पर बात करता रहूंगा। अभी बहुत सारे नए प्रश्नों को भी हम देखेंगे, अभी सामान्य तौर से इन प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बेहद ही शानदार सा प्रश्न आपके सामने। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? पहले तो आप भाषा पर ध्यान दीजिएगा, अगर यह जनपद बोल रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, यह जिला ही बोल रहा है। जनपद को जिला भी कह सकता है, और सिर्फ पूछना यह चाह रहा है कि न्यूनतम क्षेत्रफल, यानी न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा वह जिला है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है दिए गए ऑप्शन में से। यानी आपको मैंने यह प्रश्न पूछा था कि आप सिर्फ क्षेत्रफल के अनुसार छोटे जिलों के बारे में बताइएगा, और वही प्रश्न आ गया है। अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप इसका राइट आंसर आराम से गौतम बुद्ध नगर लगा सकते हैं। दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटा जिला जो है वह यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन डियर यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला नहीं है, इसके अलावा भी हम हापुड़ को कहेंगे सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश में हापुड़ है।
है, लेकिन हापुड़ तो ऑप्शन में डाला नहीं है, इसलिए हमें इन चारों में से बताना है सबसे छोटा कौन सा होगा। और अधिकतर गलत करके ऐसे आएंगे कि गौतम बुद्ध नगर वह सबसे छोटा जिला है दिए गए ऑप्शन में जो क्षेत्रफल के अनुसार छोटा है। बिल्कुल एकदम कूल माइंड से बैठेंगे और एक एक प्रश्न को देखेंगे कि यह प्रश्न किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए अगर कभी हमारे एग्जाम में आगे आया। प्रश्न थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, टेढ़ा सा लगा है, लेकिन आपको पढ़ना है, डिजाइन नहीं देखनी। आपको पढ़ने में अच्छा समझ में आ रहा है, डोंट वेरी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। और आप सभी तो जानते हैं, मैंने आपको कितनी ही बार बताया है कि सबसे पहले नंबर पर जब भी आपसे बात करेगा तो आप लखीमपुर खीरी का नाम लेंगे कि खीरी वह उत्तर प्रदेश का जिला है जो सबसे छोटा है। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि इसने सारे आपको दिए हैं। आपसे दूसरे नंबर का पूछेगा तो आप बिल्कुल इसी ऑप्शन में से देखिए आपको दिया है। वैसे तो राइट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं, राइट आंसर क्या रहने वाला है, लखीमपुर खीरी रहने वाला है। लेकिन उसके बाद अगर कभी दूसरा पूछ लेता है तो आप क्या कभी इस प्रश्न को नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। सोनभद्र वह दूसरा जिला है जो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है। उसके बाद आप जानते हैं तीसरा भी पूछेगा तो सीतापुर और चौथा भी पूछेगा यहां पर हरदोई। लेकिन पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, और जब इसे सर्वाधिक की बात करेगा तो लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद सीतापुर और हरदोई। यानी कि बिल्कुल भी आप घबराएंगे नहीं, आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी जब अभी तक आप सभी प्रश्नों के सही जवाब देते चल रहे होंगे। आगे आगे आप जानेंगे कि आप कितनी तैयारी में हैं, आप कितने पानी में हैं। चलिए, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आप इसको अपनी भाषा में समझिएगा कि यह कहना यह चाह रहा है कि संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है एरिया के अनुसार, यानी क्षेत्रफल के अनुसार संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है, सिर्फ इस बात को पूछ रहा है। अभी आपसे जनसंख्या के बारे में पूछ सकता है, आप आराम से बता पाएंगे, लेकिन यहां पर पूछा है क्षेत्रफल अनुसार। तो जब भी आपसे क्षेत्रफल की बात करेगा तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है यह भारत में चौथे नंबर पर आता है। यानी चौथे नंबर का बड़ा राज्य है सर उत्तर प्रदेश भारत में। और सर अगर चौथे नंबर का है क्षेत्रफल अनुसार तो पहले नंबर पर कौन है आप जरा बताइएगा, आप सभी को तो पता होगा राजस्थान क्या है, पहले नंबर पर है क्षेत्रफल के अनुसार। सर दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर सर एमपी है क्षेत्रफल के अनुसार। सर तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर सर महाराष्ट्र होने वाला है क्षेत्रफल के अनुसार। जब चौथे नंबर पर सर कौन आएगा? अब आएगा आपका प्यारा सा यूपी। यानी यूपी से बड़े बाकी तीन राज्य अगर पूछ लिए या पूछ लिया कि भारत के अंदर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप राजस्थान कह रहे होंगे। लेकिन इस तरह से पूछा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है संपूर्ण भारत में, आप कहेंगे सर चौथा नंबर है। क्यों? क्योंकि इससे बड़े तो सर तीन और हैं और उन तीनों पर हमने बात कर ली। बहुत ही शानदार सा प्रश्न, आपने जरूर ठीक कर दिया होगा। आगे चलते हैं। जनगणना सेंसेक्स पर अब प्रश्न पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना 2011 से ही पूछेगा, क्योंकि आप जानते हैं अंतिम 2011 में हुई है, 10 वर्ष बाद होती है, अभी 2021 में होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों, मैंने कहा जनपदों, जब भी बोलेगा आप जिला ही समझेंगे, जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सिर्फ इतना पूछ रहा है कि किस जगह पर महिला सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। और मैंने आपको अंतिम वीडियो में ही आपको सेंसेक्स पढ़ाया था और बहुत सारी चीजों पर बात की थी, तब मैंने याद कराया था कि जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिला सबसे कम पढ़ा लिखा है, महिला भी वहीं की सबसे कम पढ़ी लिखी है। और आपने अगर जाना कि सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है जहां पर साक्षरता दर सबसे कम है, आप कह रहे सर वह तो श्रावस्ती था। तो मैंने याद भी कराया था कि सर जहां पर सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता है, महिला भी वहीं की पढ़ी कम यानी कम पढ़ी लिखी है, कौन सी जगह है? श्रावस्ती। सेंसेक्स जनगणना पर प्रश्न था, आप आंसर लगा रहे होंगे क्या? श्रावस्ती वह स्थान है जहां पर महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है।
बहुत ही जानदार सा प्रश्न इसलिए मिटा दिया है कि अगर आप इसे देख पाते किस एग्जाम में पूछा गया है तो थोड़े से घबरा जाते, इसलिए मैंने पहले से मिटा दिया है। आप चिंता मत कीजिएगा, आपके ही लायक प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आप इतना बताइएगा सर कि जो हमारा 2011 की जनगणना हुई है, कोई समस्या नहीं, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या है। आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, उत्तर प्रदेश की साक्षरता क्या है। जरा ऑप्शन पर नजर डालते हैं, यहां पर 69, 59, 60, 79। लेकिन आपको अब एक बात याद आ जानी चाहिए कि सर आपने तो हमें बताया था कि महिला, पुरुष और ओवरऑल सभी की जब भी पूछेगा तो 7 आता है तीनों में, लेकिन सर तीनों में तो 7 आया नहीं है। तो मैं इस प्रश्न को इसलिए अटेम्प्ट करा रहा हूं कि दरअसल आपको न्यूनतम ऑप्शन यहां पर टिक करना होगा, और न्यूनतम ऑप्शन कौन सा होगा, आपसे जब भी यह पूछ रहा होगा कि पुरुषों के बारे में तो आपको पता है 77 थी, लेकिन यहां पर अब इसके नियर बाई ऑप्शन क्या हो सकता है, 79 हो सकता है। दरअसल आप इसको ऐसे समझिएगा कि जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और डाटा मिसमैच होने की कोशिश करता है तो वह प्रश्न दरअसल प्रीवियस ईयर से उठाया होता है, और इस बात को एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि अब 2011 की जो सेंसेक्स हो चुका है, अब मैं इस प्रश्न को क्या रखूं। तब आप इस बात को समझिएगा कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितनी थी साक्षरता, 79.25, और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 77.3 यानी 77.3, यही तो मैंने लिखाया था। तब आप इस बात को समझिएगा कि अंतिम आंकड़े से मतलब है कि आपको यहां पर 77.3 देता तो आप आंसर लगा सकते थे, लेकिन यहां पर नियर बाय ऑप्शन हमको लेकर चलना है और आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, यहां पर 79.24% राइट आंसर लगाकर चलेंगे। बिल्कुल भी समस्या, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक से एक प्रश्न आपके सामने आएगा, बहुत कुछ नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 3 अधिकतम जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या होगा। जरूर 2001 की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्रम लेकर आया हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें कि सबसे बड़ा कौन सा है। जब आप मैंने जनगणना पढ़ाई है तो आप जरूर इस प्रश्न को कर गए होते, लेकिन फिर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद कराता हूं। देखिए, अगर इसको आप याद करते हैं तो आप इसको काला से याद कर लीजिएगा। और काला क्या है, आप कह रहे होंगे सर काला है कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाले नगर, यानी काला की बात करें तो आप का से कहेंगे सर, का से क्या है, का से सर कानपुर है, ले से क्या है, ले से सर लखनऊ है, और लास्ट वाला जो आ बचा इससे क्या है, आगरा है। जब काला की बात करेंगे तो आप बड़े 3 उन नगरों को जान जाएंगे जो यहां पर क्या होगा, जनसंख्या के अनुसार यानी कि क्या होंगे, बड़े होंगे, और किस तरह, क्रम में होंगे। तो आप कहेंगे कानपुर, लखनऊ, आगरा, यानी दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़े पूछ रहा है तो आप कानपुर, लखनऊ, आगरा आसानी से बता पाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी यहां पर राइट आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का, कोई भी समस्या नहीं है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सिर्फ इतना पूछ रहा है मुझसे कि आप इतना बताएं कि पढ़े लिखे लोग कहां ज्यादा रहते हैं। और अगर पढ़े लिखे लोग कहां ज्यादा रहते हैं तो आपको सभी को पता होगा, मैंने 3 बार गौतम बुद्ध नगर की बात की थी, उन 3 बार के गौतम बुद्ध नगर की बात में से एक बात मैंने साक्षरता के बारे में भी की थी कि यहां पर सबसे अधिक साक्षरता कहां, गौतम बुद्ध नगर के अंदर होती है। राइट आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक होती है, कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, देखिए यह मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि नदी में पढ़ा चुका था और नहर से प्रश्न पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे 2 से 3 बार पूछा है, इसलिए मैं आपको ज्यादा ना देरी किए हुए इस प्रश्न को आपके सामने लेकर आ गया। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वह जरूर जानते होंगे राइट आंसर क्या है, लेकिन जो बच्चे इस प्रश्न से परिपक्व नहीं है, अभी अज्ञान थे, जरा ध्यान दीजिएगा कि शारदा वह नहर होती है जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक
लंबी नहरों में आती है। आप आज के बाद आंसर लगा जाएंगे अगर कभी लंबी नहर के बारे में पूछेगा कि शारदा वह नहर होती है जो सबसे लंबी नहर होती है। आप जरूर आंकेंगे अपने को कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखने का मतलब है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का संपूर्ण उत्तर प्रदेश की नॉलेज भी ले ली तब इस तरह के प्रश्नों को आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जब बहुत सारी चीजों को आप पढ़ रहे होंगे, भारत के संदर्भ में भी बात कर रहे होंगे जनगणना के, तब जाकर ऐसे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह किससे अधिक है। बात राज्य की कर रहा है, कंपेयर देशों के साथ कर रहा है। बिल्कुल सर, आप समझिएगा कि बात उत्तर प्रदेश की और किसके, बाकी देशों से इसकी तुलना कर रहा है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर है कि यह राज्य जरूर है लेकिन देशों के बराबर जनसंख्या लिए हुए है। और किस तरह से, एक बात को समझिएगा, अगर मैं कहूं कि सर सबसे ज्यादा जनसंख्या की आप बात करिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन, सर दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं सर भारत, और भारत के बाद तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं अमेरिका। कोई समस्या नहीं, अमेरिका जनसंख्या के अनुसार। डियर मैं देशों की बात कर रहा हूं। अमेरिका के बाद आप कह सकते हैं इंडोनेशिया, और जब आप इंडोनेशिया की बात कर रहे होंगे तो इंडोनेशिया के बाद आप इतना समझिएगा कि इंडोनेशिया के बाद यहां पर आपको क्या समझना होगा। इंडोनेशिया के बाद जो यहां पर अगला आता है वह आता है ब्राजील। कोई समस्या नहीं, ब्राजील। और ब्राजील के बाद अगला जो आता है वह आता है उत्तर प्रदेश। अब आप मेरी बात को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब देशों की बात कर रहा है कि सबसे बड़े देश कौन से हैं, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद ब्राजील और यूपी, यानी कि ब्राजील की जो जनसंख्या है उसके बाद अब तक यूपी आता था। अब इस यूपी ने क्या किया, इस यूपी ने अपनी जनसंख्या को इतना वृद्धि किया कि जो ब्राजील के बाद आता था अब यह ब्राजील से पहले आने लगा। यानी अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और यूपी और ब्राजील, यानी ब्राजील की जनसंख्या को भी क्या यहां पर कम कर दिया और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील से भी ज्यादा हो गई। दरअसल इस कॉन्सेप्ट पर यह प्रश्न पूछा गया है, तब आप इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल दे पाते। लेकिन डियर है क्या कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या ही इतनी ज्यादा हो रही है कि यह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक बार मैं एक जगह पर क्लास ले रहा था और क्लास लेते लेते दरअसल कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर बात चल रही थी, तभी प्रश्नों में ही जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पर बात करने लगा तो मैंने सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया कि आप सिर्फ इतना बताइएगा कि इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, इतना यानी जनसंख्या बढ़ क्यों रही है। तभी एक अजीबोगरीब सा जवाब आया था, सर उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत जाती है। अब मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया कि उत्तर प्रदेश की बिजली से जनसंख्या का क्या कनेक्शन है। अब आप ही सोच कर देखिएगा। बहरहाल मैं प्रश्न पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है तो आप कहेंगे कि सर इसके हिसाब से तो इंडोनेशिया ही एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या क्या है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। बाकी पाकिस्तान आदि तो इस क्रम में कहीं आ नहीं रहे हैं, ना ही पाकिस्तान, ना ही जापान और ना ही बांग्लादेश। बिल्कुल सर, बहुत जनसंख्या है, देशों के समान जनसंख्या लिए हुए है उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न के अनुसार आप कह रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक पूछ रहा है, तो अधिक में आप कहेंगे कि पाकिस्तान से भी अधिक होगी, सर जापान से भी अधिक होगी, बांग्लादेश से भी अधिक होगी, सिर्फ एक इंडोनेशिया से अधिक नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 1, 3 और 4, यानी 1, 3, 4 जहां पर भी मिलेगा हम राइट आंसर लगा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से इन तीनों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक नहीं है। यानी कि हम कह रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इनसे अधिक है। और 1, 3, 4 यानी कि जापान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा लिए जनसंख्या है कौन, उत्तर प्रदेश से। कम है किससे, इंडोनेशिया से। क्योंकि आप देख लीजिएगा इंडोनेशिया के तो बाद ही आया है, लेकिन प्रश्न बहुत तरीके से पूछ सकता है।
है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने किस देश की जनसंख्या को पीछे छोड़कर अब अपना क्रम आगे बढ़ाया, या इस तरह से पूछ सकता है तो आप कह रहे होंगे कि ब्राजील को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में आगे आया, या पूछ सकता है कि देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर आता है जनसंख्या के अनुसार, तो आप कहेंगे सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अब यहां पर यूपी आ गया है यहां पर, तो आप कह रहे होंगे कि सर पांचवा बड़ा यहां पर नंबर होता है। और यह प्रश्न इसी तरह से पूछा गया है कि संपूर्ण दुनिया में अगर देशों के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है, आप कह रहे होंगे सर 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, क्योंकि पहले छठे पर था अब 5वें पर हो गया है। चलिए बहुत कुछ जाना हमने इन प्रश्नों के बारे में, उसके अलावा अन्य डाटा को भी ध्यान रखते चलिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही जबरदस्त था। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? बिल्कुल, नदियों की वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, उसमें आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, और नदियों के तंत्र को जब मैंने पढ़ाया है तो आप जरूर एक बात बताइएगा कि मैंने वहां पर गंगा के बारे में बात की थी, और मैं कह रहा था कि गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर नामक जिले से प्रवेश करती है, जबकि एग्जिट करने का काम आपको पता है बलिया से करती है, बिहार में चली जाती है। तब आपको फिर मैंने कहा था कि रामगंगा वह यहां पर नदी होती है जो इस गंगा के जस्ट बराबर में से ही निकलती है, और कन्नौज के समीप आकर क्षेत्र में यह किस में, गंगा में मिल जाने का काम करती है। माइंड में रिवाइज करते चलिएगा दोस्तों चीजों को। यमुना सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में घुसती है, आप सभी जानते हैं, और सहारनपुर से घुसने के बाद यह प्रयागराज में आकर किस में, गंगा में मिल जाने का काम करती है, जिसे आप पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो आपने 3 नदी तो जरूर पढ़ी है। सर यह झेलम तो हमने कभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ी नहीं है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप सभी जानते हैं जब आप सिंधु नदी आदि को पढ़ते हैं, झेलम की बात करते हैं, तो झेलम वह नदी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बहती। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न था, आप आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन लगा है, क्षमा चाहता हूं, आप आंसर इसका दे चुके हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से बनकर आएगा कि सुमेलित की बात कर रहा है, लेकिन प्रश्न एक है, 4 प्रश्न आपको देकर जा रहा होगा, इसलिए आप इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने से ध्यान दीजिएगा कि हमने पढ़ा क्या क्या है, किस किस चीज को जाना है। यानी 4 प्रश्न यहां से मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा की। मैंने आपको गंगा वाली वीडियो में यही चीज बात की थी कि आपसे जब भी नदियों के किनारे बसे हुए शहर पर बात करेगा तो वह बहुत ज्यादा घुमाकर बहुत ज्यादा अच्छे इस तरह के प्रश्न पूछ सकता था एक लाइन में भी, लेकिन कुछ उसने और ज्यादा आपसे अपेक्षा की है, क्योंकि दिन पे दिन अब प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है। आप भी अपने स्तर को थोड़ा सा बढ़ाइएगा और आप क्या करेंगे, प्रश्न अटेम्प्ट कर जाएंगे। गंगा बिल्कुल सर वाराणसी के साथ बहती है, कोई समस्या नहीं। मैंने कहा है रामायण में बार बार इस अयोध्या की बात और अयोध्या के बाद सरयू नदी की बात आती है, आप सभी इस बात को जानते हैं। उसके अलावा यहां पर बात करते हैं कोसी। देखिए कोसी की अगर हम बात करते हैं तो कोसी किसके किनारे, गोरखपुर। लेकिन सर आप तो एक बात जानते हैं, मैंने बताया था कि यह प्रश्न राप्ती वाला कई बार पूछा गया है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है, और आप कहते हैं सर राप्ती नदी के किनारे है। फिर इसने यहां पर गोरखपुर को कोसी कैसे कह दिया, तो मुझे यहीं से पता चल गया गोमती हालांकि सुल्तानपुर के किनारे से ही बहती है, और आपका राइट आंसर क्या होगा कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, कोसी नदी के किनारे नहीं है गोरखपुर। वैसे भी आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। क्या आंसर रहने वाला है? सी यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? देखिएगा मैं प्रश्न वन लाइनर इसलिए नहीं लेकर आ रहा क्योंकि मुझे आपके अंदर के माइंड के जितने भी नट बोल्ट है ना वो एकदम से ढीले करने हैं, क्योंकि आप सामान्य प्रश्न वन लाइनर को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर ऐसे प्रश्नों को लगाना सीख गए। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो बच्चा इन प्रश्नों को लगाना सीख गया समझिएगा वह बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखता है। किस तरह? देखिए उत्तर प्रदेश में उद्गम के बारे में बात कर रहा है कि हिमालय से नहीं है। सबसे पहली गलती तो यहां से आपसे होती है जब इस शब्द को नहीं को बोल देता है और आप जल्दबाजी में इस नहीं को पढ़ ही नहीं पाते, ज्यादातर गलती होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करना जल्दी नहीं है, पहले प्रश्न पढ़ तो शांति से लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप उससे गलत कर गए, फायदा क्या हुआ जल्दी से पढ़ने का। यानी नहीं की बात करता है। चलिए
सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रामगंगा। अभी अभी पिछले ही प्रश्न में बात की थी कि लगभग यह जो रामगंगा है गंगा में आकर मिलती है और गंगा में आकर मिलने का कन्नौज के समीप मिलने का काम करती है। उसके अलावा बिजनौर के नजदीक से ही है, कहां, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे पहले आप इतना जान लीजिएगा कि आपको लग रहा होगा कि सर यह प्रश्न हिमालय से, हालांकि मैं नदियों में बता चुका हूं कि जो ऊपर से नदियां निकल रही हैं उत्तर प्रदेश में, यानी मैप पे देखेंगे जो ऊपर नेपाल के साइड से निकल रही है वही तो हिमालय है। जो शिवालिक रेंज है वहां से निकलने वाली नदियां सभी हिमालय से निकलने वाली नदी। जो नीचे से नदियां निकल रही हैं जो कि सोनभद्र साइड से जा रही हैं उन्हें आप कह सकते हैं सर पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। लेकिन मैदान कहां है, बीच में। और जब बीच में से नदियां निकलेंगी यानी कि जो आपका जैसे कि गोमती निकलती है कहां से, पीलीभीत से, तो आप गोमती को क्या कह सकते हैं, मैदानी भाग से निकलने वाली नदी। यह हिमालय की पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं निकलती। सबसे पहले आप इस बात को जानते हैं कि रामगंगा क्या है, हिमालय से निकलती है, कोई समस्या नहीं। लेकिन सर गोमती जो है यह हिमालय से नहीं निकलती। सई और गोमती दो नदियों पर मैंने बात की थी जो किससे, मैदानी भाग से निकलती हैं और मैदानी भागों से निकलने वाली नदी है। और मैदानी भाग का मतलब कि आपको मैंने बताया भी होगा कि फुलर लेक, फुलर झील है वहां पर, कहां पर, तो आप कह रहे होंगे सर पीलीभीत में। और पीलीभीत की फुलर लेक से निकलने का काम कौन करती है, गोमती नदी करती है। तब आप गोमती को कह सकते हैं कि हिमालय की नहीं है, रामगंगा हिमालय की है, बेतवा और शारदा। ध्यान दीजिएगा जब आप इस बेतवा को देख रहे हैं तो आप जरूर चंबल की नदियों को याद कर जाएंगे, जिसमें आप यानी यमुना की सहायक नदियों को याद कर जाएंगे, चंबल, बेतव, केनवा, सिंध आदि को। तो आप पा रहे होंगे कि बेतवा एक ऐसी नदी है जो किधर, यानी कि नीचे की तरफ से यमुना में मिलती है। हम कह सकते हैं कि पठारी क्षेत्र से मिलने का काम करती है। तो सर एक तो 3 आंसर होना चाहिए। और 3 किस किस में है, 3 सर तीनों में है, तो 1 2 तो हो नहीं सकता। उसके बाद इसने पूछा हिमालय से नहीं निकलती, हम कहेंगे सर गोमती भी तो नहीं निकलती, गोमती मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो 3 के अलावा 1 और होना चाहिए, यानी 1 और 3 गोमती निकलती है मैदानी भाग से और बेतवा निकलती है कहां से, पठारी भाग से। बाकी की नदियां कहां से निकलती हैं, यह सभी नदियां इस हिमालय क्षेत्र से निकलने का काम करती हैं। राइट आंसर 1 और 3 होने वाला है। आपने क्या इसका आंसर दिया है आप मुझे जरूर बताते चलिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। देखिए बेसिक सा प्रश्न है लेकिन पूछा इतनी बार गया है, पता नहीं क्यों पूछता है। दरअसल इस प्रश्न को भी जब बच्चे गलत कर जाते हैं तो मुझे बड़ी समस्या होती है। आप मुझे एक बात बताइएगा, आप खुद से सोच लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई मतलब पानी लगाने का काम समझिएगा कि सिंचाई का सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुख्य साधन है वह क्या है। आप या तो तालाब, कुएं, जमाना गया सर कोई मतलब नहीं होता, कुओं से आजकल कहां सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन हम कहेंगे कि यह पूछ रहा है कि मुख्य साधन। उसके बाद अन्य साधन इसकी अभी बात ही नहीं करते, नहरें और नलकूप। लेकिन आप जानते हैं सबसे ज्यादा साधन अगर सिंचाई का कोई है तो हम कह सकते हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नलकूप से उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई करने का काम होता है। सर लगभग 72% सिंचाई उत्तर प्रदेश के अंदर किससे की जाती है, नलकूपों से की जाती है। आप कह सकते हैं उसके अलावा नहरों से सर लगभग 18% सिंचाई करने का काम किया जाता है। यानी दूसरे नंबर पर कौन है, नहरें वह साधन है उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का काम करती हैं। बाकी में तालाब 9% के आसपास और अन्य में कुछ परसेंट बचता है, वह आपको जान लेना है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर क्या होने वाला है, 2 नंबर। यानी सबसे पहले क्या आएगा, इसको क्रम में सेट करना है हमको। और किस आधार पर, अवरोही। अवरोही के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अवरोही कहेंगे कि सबसे पहले आपको क्या लेकर आना है, आप कहेंगे नलकूप। और नलकूप किन 2 में है, सबसे पहले सी में और बी में। आप इन दोनों को बिल्कुल काट देंगे। उसके बाद आप पा रहे होंगे कि नलकूप के बाद दूसरे नंबर पर आपने कहा नहर, यानी 1। यानी 2 के बाद जो 1 आ रहा होगा आप कह पा रहे होंगे कि यहां पर 2 1 3 4 सबसे ज्यादा नलकूपों से होती है, फिर नहरों से होती है, फिर तालाब और कुआं से होती है, और अंत में अन्य साधन सिंचाई के हो सकते हैं। बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। राइट आंसर आपका बी होने वाला है। इन प्रश्नों को आप आसानी से कर पा रहे होंगे। चलिए
बहुत अच्छी क्लास चल रही होगी, आशा करता हूं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा या तो उन्होंने पिछली क्लासों को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा या रिवीजन नहीं किया होगा, लेकिन विश्वास मानिएगा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसने ध्यानपूर्वक अंतिम क्लासों को लिया हो और यहाँ पर प्रश्नों को छोड़ पाए, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपके साथ ही अगर कोई विशेष कमी रही है तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करते पा रहे होंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर नहीं भी कर पा रहे तो आज के बाद अगर कभी एग्जाम में आया तो आज के बाद जरूर अटेम्प्ट कर जाइएगा, इतनी मैं आशा करता हूं। चलिए, यह कह रहा है कि जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या के अनुसार, और कौन सी 2011 की ही बात करेगा, जब नहीं दिया है तो अंतिम की ही बात करेगा कि सबसे कम जनसंख्या किस के अंदर है, कौन सा जिला है जो सबसे कम जनसंख्या है? महोबा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला तो आपको याद रखना ही है, महोबा वह जिला है जहां की जनसंख्या सबसे कम है। बड़ा शानदार सा, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा, प्रश्न समझिएगा। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि औसतन व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कितने साल जीता है, बस इस बात को पूछ रहा है कि औसतन व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष जीता है, उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर अगर अब आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो इस प्रश्न का आप आराम से कह सकते हैं 6.88, यानी कि हम इसको ऐसे कहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीवन प्रत्याशा रहने वाली है व्यक्तियों की, वह इसके अकॉर्डिंग अब जो रहने वाली है लगभग रहने वाली है 63.8%, यानी 8 वर्ष कह सकते हैं, 63.8 वर्ष, 63 साल 8 महीने यहां पर लगभग आज के समय में होती है इस उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन जीने की, यानी कि औसतन लगभग 63 वर्ष सभी व्यक्ति जीते हैं। तो आप पाएंगे कि 63.5 इसके अंदर ए दिया है, लेकिन ध्यान देंगे कि यह पूछ किसकी रहा है? पुरुषों की पूछ रहा है, यानी कि यह जो 63.8 है यह ओवरऑल है, महिला भी पुरुष भी, लेकिन इसने पुरुषों की पूछा है तो हम ध्यान देंगे कि महिलाओं की इससे भी ज्यादा है, लगभग 65 वर्ष है महिलाओं की उत्तर प्रदेश में ज्यादा जीती हैं। और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की लगभग 60 वर्ष मानी जाती है, तभी तो बीच वाला औसत निकल कर आता है 63 सभी की संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, 60 यहां पर किसकी? महिलाओं की। और पुरुषों की अगर कह रहा होगा तो पुरुषों की कह रहा होगा तो 60, महिलाओं की इससे ज्यादा है 65, और ओवरऑल बात कर रहा होगा तो 63, यानी आप कह सकते हैं कि राइट आंसर इसमें 60 होगा, लेकिन पुरुष पूछ रहा है, सभी की पूछेगा तो आप 63.8 कहेंगे, यह 5 लिखा है लेकिन थोड़ा डाटा अपडेट करना पड़ेगा आपको। राइट आंसर पुरुषों का होगा, लगभग 60 वर्ष जीवन प्रत्याशा है। प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं भी आपके सामने लेकर आया। चलिए, 2011 की जनगणना पर बात कर रहा है और कह रहा है कि कौन सा जिला है जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और जब इस प्रश्न को एग्जाम में देखेंगे तो मैंने एक बात बताई थी कि बाघ सबसे ज्यादा कहां होंगे, तो आप कह रहे होंगे कि सर अमरूद इलाहाबाद का प्रसिद्ध है, और इलाहाबाद का अगर अमरूद प्रसिद्ध है तो आप पाएंगे कि इलाहाबाद में अमरूद होता है। और बाघ सबसे ज्यादा कहां होंगे? सर गांव में होंगे। और गांव से इसी तरीके से याद रखेंगे कि यह ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, और बाघ सबसे ज्यादा कहां मिल सकते हैं? गांव में ही मिल सकते हैं। और इलाहाबाद वह स्थान होगा जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल आसानी से कर पाए होंगे प्रश्न को। फिर से जनगणना पर उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व, यानी घने लोग रहते हैं? आप बिल्कुल एक बार में आंसर लगा पा रहे होंगे, गाजियाबाद। क्यों? क्योंकि गाजियाबाद के अंदर आप जानते हैं कि अन्य जगहों की बात करें तो आपको गाजियाबाद, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने बताया होगा कि वह स्थान गाजियाबाद, क्योंकि यहाँ पर लोग अपना जो कारोबार है, बिजनेस है, या अन्य कारणों से अपनी जीवन याचना को चलाने के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तरफ पलायन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है और उसी के कारण यहाँ पर लोग ज्यादा घने बसे हुए हैं। किस जगह पर? आप गाजियाबाद कह सकते हैं इन दिए गए विकल्पों के अनुसार। कोई भी समस्या इसमें नहीं होने वाली है। अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं। यूपी की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है?
यानी संपूर्ण बात कर रहा है, अब महिला भी पुरुष भी। और जब पुरुष और महिला की बात करता है तो मैंने बताया था कि तीनों में क्या आता है, 7-7 आता है। क्या 7-7 किसी में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सभी में तो 7-7 आ ही नहीं रहा। आपको देखने भी नहीं है ऑप्शन। कितना? 67.68 यूपी में भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। और आपको एक में ही 7 दिखा, यानी 6 के साथ 7 या 7 के साथ 7 या 5 के साथ 7। पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, हर प्रश्न को अटेम्प्ट कर जाएंगे और क्या कह रहे होंगे कि राइट आंसर है यहां पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश का 67.68%। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को कर पाए होंगे। चलिए आइएगा थोड़ा सा बात करते हैं। अगर कभी एग्जामिनर ने प्रश्न बनाने की कोशिश की और इस तरह से बनाया जो आपके फैक्ट्स पर नहीं होगा, जो आपकी बुकों में भी नहीं मिलेगा, लेकिन दरअसल ऐसे जो प्रश्न होते हैं वह आपको समझने चाहिए कि पूछे किस लिए जाते हैं। दरअसल यह प्रश्न बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है और इस प्रश्न को आप फैक्ट पर नहीं, अपने नॉर्मल सामान्य मस्तिष्क के अनुसार देने की कोशिश करेंगे। क्या कथन कारण पर प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है पहले पढ़ लीजिएगा कि निम्न वक्तव्यों के विचार कीजिए, कथन और कारण। और किस तरह से? पहले कथन में कुछ बात कहेगा, दूसरे कथन में भी कुछ बात कहेगा। वह दोनों कथन और कारण में कही गई बातें या तो आपस में रिलेट कर रही होंगी या रिलेट नहीं कर रही होंगी, या पूछेगा कि यह बात सही है या पूछेगा यह बात सही है, या क्या हो सकता है दोनों ही बात गलत हो। तो प्रश्न को अटेम्प्ट करने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले आप यह देखिएगा कि यह कह क्या रहा है। कथन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, बात सही है कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है पिछले 10 वर्ष में कम रही होगी, उससे 10 वर्ष में और कम रही होगी। धीरे धीरे यह साक्षरता दर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। आप इस कथन को कह सकते हैं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर यह कहता घट रही है, आप इसे यही गलत कर देते, कहते आप सर गलत कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि की दर के अनुसार समगति नहीं रही है। यानी यह कह रहा है कि जितने पुरुष साक्षर हैं, जितने पुरुष साक्षर बढ़ते जा रहे हैं, उतनी भी महिला यानी समगति नहीं रही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यह बात भी सही है, समगति नहीं रही है महिलाओं की साक्षरता पुरुषों के अनुसार। यानी कि जितनी पुरुषों की थोड़ी ज्यादा बढ़ती जा रही है, महिलाओं की बढ़ती तो है लेकिन उनकी बराबर नहीं बढ़ती। यह बात भी आपकी सही है कि समगति नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल बात सही है। यानी इस बात के माध्यम से आप यह कह सकते हैं सर आपका कथन भी सही है, आपका कारण भी सही है। अब जरा ऑप्शन पर आते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। करते हैं चयन। कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं। बिल्कुल बात सही है। आर ए की सही व्याख्या है। देखिए डियर, इस शब्द को पकड़िएगा। आर ए की सही व्याख्या है। इस बात का मतलब होता है कि जो ए में जो बात कही गई है उसकी व्याख्या अगर आर कर रहा होता, यानी कि यह इसी बात को बता रहा होता कि पुरुषों की जनसंख्या स्थिर तरीके से क्यों बढ़ रही है, तो हम कह सकते थे कि हाँ यानी आर ए की व्याख्या कर रहा है। यानी इसी बात को विश्लेषण या इसी बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो हम इसकी व्याख्या कह सकते थे कि ऊपर वाले की व्याख्या नीचे वाला कर रहा है। यह बात बिल्कुल यहां पर गलत है कि सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। बिल्कुल यहां तक तो बात सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि बात तो सही है कि दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है और इसके अनुसार यह पूरा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी देख लेते हैं। ए सही है, आर गलत है। बिल्कुल यह बात तो हो ही नहीं सकती, आर गलत है। ए गलत है, आर परंतु आर सही है, यह बात भी नहीं हो सकती। तब हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर इस तरह होगा कि कथन तो दोनों ही सही हैं, लेकिन पहले वाले की व्याख्या दूसरा वाला नहीं कर रहा है। इस तरह के प्रश्नों को डियर अटेम्प्ट करना सीख लीजिएगा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस तरह के प्रश्नों से भगवान ना करे आपकी कभी मुलाकात हो जाए तो जीवन में जो दुख उत्पन्न उस समय आपके लिए होगा, वह दुख आप अपने जीवन में अभी उत्पन्न करके अपने आप को मजबूत बना लीजिएगा। फिर उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होगी उसका कुछ अलग ही मजा होता है। आइएगा आगे चलते हैं।
कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या प्रश्न पूछा है। जब मैं आपको बता रहा था कि सर लगभग 10 की वृद्धि दर 20% इस उत्तर प्रदेश में रही है, तो आपको लग रहा होगा कि हमको इससे क्या लेना, थोड़ा सा डीपली प्रश्न, लेकिन प्रश्न पूछा गया है। यह मैंने बनाया नहीं है, प्रश्न पूछा गया है, पूछने की वजह से ही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और कह रहा है कि 10 की वृद्धि दर कब रही है, उन 10 वर्षों को बताइएगा। दरअसल इसीलिए हम यहां पर 10 की वृद्धि दर की बात करके चलते हैं। वैसे मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं कि लगभग अगर हम बात करें कि जो 2011 की जनगणना थी, उस 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 की वृद्धि दर रही थी वह 20.3% रही थी। किसके अनुसार सर? यह तो रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन जब यहां पर इस प्रश्न को पूछ रहा है तो इस प्रश्न के अनुसार दरअसल यह प्रश्न थोड़ा पुराना है, उस समय 2011 की जनगणना नहीं हुई थी। लेकिन यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा 1991 से लेकर 2001 के दौरान 10 की वृद्धि सबसे अधिक रही थी। और उस समय अगर आप 10 की वृद्धि की बात करते हैं तो लगभग देखिए यह जो 20.9 है यह था 20.9, यानी 20.9 उस समय रहा था। तो हम कह सकते हैं कि 20.9 ज्यादा है, इसलिए राइट आंसर होगा कि 10 की वृद्धि दर जब पूछेगा तो आप 1991 से लेकर 2001 तक की जो 10 वर्ष थे वह 10 किया था, वह 10 वर्ष थे जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी थी 10 वर्षों में। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। सन 2001 से 2011 की अवधि के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि यह 2001 से 2011 की बात कर रहा है, तो आप कह सकते हैं लगभग 20.9% वह वृद्धि दर रहेगा जो यहां पर क्या होगा 10 के वृद्धि दर होगा 2001 से लेकर 2011 तक। यानी 2001 से 2011 तक यह थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा कम होगा, 0.9 से कम होगा। अगले प्रश्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए देखिए, फिर से वह बेसिक से प्रश्न, आशा करता हूं सभी को दिख रहे होंगे, नहीं भी दिख रहे होंगे तो मैं पढ़ूंगा, आप बताइएगा क्या आपको यह प्रश्न याद है या नहीं याद। आइएगा, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? यानी सिर्फ इतना पूछ रहा है कि अगर यह आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश है तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर आपसे दो चीज पूछेगा अब यहां पर कि आप सिर्फ इतना बताइएगा कि अगर आपको उत्तर प्रदेश के इस कॉर्नर से यहां तक ले जाया जाए और यहां तक ले जाने के बाद आपसे पूछा जाए कि आप कितने किलोमीटर चले हो। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर आपको अगर इस तरह से चलाया जाए और आपसे इस तरह से चलाकर पूछा जाए कितने किलोमीटर चले हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप उत्तर प्रदेश के मैप को देखोगे तो आप पा रहे होगे कि अगर यह दिशा हमारी कौन सी है, उत्तर है, यह दक्षिण है, और दक्षिण के अलावा आप इससे कह रहे होंगे सर यह पूर्व है और यह पश्चिम है, कोई समस्या नहीं। यानी चारों दिशाओं के अलावा आप जब मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करें तो जो ज्यादा डिस्टेंस मैप के अनुसार देखने को मिलती है वह कैसे मिलती है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। तो कहेंगे पूर्व से पश्चिम से ज्यादा डिस्टेंस देखने के लिए मिलती है, और लगभग कितनी मिलती है? आप कहेंगे कि सर यह पूर्व से पश्चिम जो होती है लगभग 650 किलोमीटर होती है। किस तरह? पूर्व से पश्चिम, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो यह भी ध्यान रखिएगा 240 किलोमीटर होती है यहां पर क्या, यह टोटल डिस्टेंस, टोटल लंबाई उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण। और वही प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं पहली क्लासों में करा चुका हूं, जिन्होंने नहीं किया है, जिनको नहीं पता वह क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर पूछा है पूर्व से पश्चिम, और पूर्व से पश्चिम इस वाली डिस्टेंस की बात कर रहा है, और अगर इस वाली की बात कर रहा है तो आप 650 ढूंढेंगे और राइट आंसर लगा चुके होंगे। अगला प्रश्न, अब उत्तर से दक्षिण पूछ लिया है, अभी बताया 240, कोई समस्या नहीं, उत्तर से दक्षिण 240 लगा दीजिएंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? अब देखिए प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। अधिकतर बच्चे यहां पर 1950 को ढूंढ रहे होंगे और आंसर लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन डियर
प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि जो वर्तमान स्वरूप है, जैसा आज हमें उत्तर प्रदेश दिखता है, यह स्वरूप कब आया अस्तित्व में जो आज का है। तो ध्यान देंगे कि यह पूछना चाह रहा है कि जब उत्तराखंड इस उत्तर प्रदेश से अलग हटके बना था, यह उस स्वरूप की बात कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किस वर्ष हटकर अलग बना था। आप कह रहे होंगे सर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कट के बना। तो वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश का कब अस्तित्व में आया जो आज हमें देखने को मिलता है? 9 नवंबर 2000 को। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। अगला, उत्तर प्रदेश को पूर्व किस नाम से जाना जाता था? आप इसे संयुक्त प्रांत कह दीजिए, यूनाइटेड प्रोविंस कह दीजिएगा, राइट आंसर होगा। यह बेसिक सी बातें हैं जो मैं पहली क्लास में कर चुका था। कह रहा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? आप सभी को याद होना चाहिए 240,928 वर्ग किलोमीटर संपूर्ण उत्तर प्रदेश का क्या है? क्षेत्रफल है। 6 ही तो शब्द याद रखने हैं, 240,928। आप तो उनका 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर जाते हैं, यहां तो 6 ही याद करते हैं। कर लीजिएगा, क्या समस्या है? 240,928 240,928 आराम से याद हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यानी उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। देखिए मैप से पढ़ा और यह प्रश्न तो मैंने स्पेशल आपको अटेम्प्ट कराया था। और जब मैप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैप के अनुसार सर एक जिला यहां पर होता है सहारनपुर, उत्तराखंड यह रहा, दूसरी तरफ यहां पर हरियाणा आपको यह दिखेगा, ही दिखेगा। इसके ऊपर यहां पर आपको हिमाचल और दिखेगा थोड़ी सा, यानी कि हम जानते हैं सबसे छोटी सीमा यह उत्तर प्रदेश का सहारनपुर किसके साथ लगाता है? यहां पर हिमाचल के साथ लगाता है। तो तीनों ही पूछ रहा है कि उत्तराखंड के साथ भी बनाता हो, हरियाणा के साथ भी बनाता हो और ऊपर हिमाचल के साथ भी बनाता हो। तो कहेंगे कि सहारनपुर वह जिला है जो इन तीनों के साथ बनाता है। और दरअसल यही प्रश्न वह आपसे पूछना चाह रहा है। यानी निम्नलिखित में से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा कौन बनाता है? आप कहेंगे सहारनपुर सर वही राइट आंसर है जो तीनों के साथ सीमा बनाता है। चलिए क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, यही बात पूछना चाह रहा है। हम जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। थोड़ी ही देर पहले मैं 3 बड़ों की बात कर चुका हूं और प्रश्न भी वही पूछ लिया जब मैं बात कर रहा था। सबसे बड़ा राजस्थान, कोई समस्या नहीं सर, 2 में राजस्थान दिया है। लेकिन सर दूसरे पर हमारा मध्य प्रदेश होता है, तीसरे पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। लेकिन आप पा रहे होंगे कि यहाँ पर गुजरात जो था यह गलत डाल दिया। हम कह सकते हैं जो क्रम होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा सा क्या आ रहा होगा? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पर आ होगा। कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश कि सबसे पूर्वी और पश्चिम जिले की क्रम से सीमा लगती है। दरअसल वही प्रश्न पूछ लिया जो मैंने आपको अभी बताया है कि ऊपर क्या रहने वाला है? सहारनपुर रहने वाला है। और सहारनपुर के अलावा अगर आप सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो सोनभद्र रहता है। लेकिन मैंने जब इन प्रश्नों पर पहले क्लास में बहुत ज्यादा बात की थी तो मैंने कई बार कहा था यहाँ पर ललितपुर भी इसकी जगह ऑप्शन में डाल सकता है। आपको माइंड में डियर रखना पड़ेगा। जब इधर बात कर लेते हैं तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर शामली आने वाला है, कोई समस्या नहीं है। शामली के अलावा यहाँ पर कौन सा आने वाला है? आपको मैंने ध्यान दिलाया होगा, बलिया। अब आप इसको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में बांट दीजिएगा, कोई समस्या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यह पूछ रहा है पूरब और पश्चिमी। तो पूरब और पश्चिमी, पहली बात तो देखिए प्रश्न जब गलत कराना होता है ना तो यहाँ पर पश्चिमी पूर्वी बोल देगा और नीचे ऑप्शन में पूरब पश्चिम में डाल देगा। देखिए एग्जामिनर बहुत तेज हो चुका है और प्रश्न को गलत कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तब प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि अगर इसने पहले पूरब बोला है तो पहले पूरब बोलने के साथ आपको भी अगर उत्तर यहां पर रहा है, दक्षिण यहां पर रहा है, पूरब यहां पर रहा है और पश्चिम यहां पर रहा है, तो आपको भी अब अगर इसने पहले यहां पर पूरब बोला है तो आपको भी अब पहले पूरब वाला ही लेना है, पूरब वाला ही लेना है, बलिया।
यानी बलिया क्या होगा, पूरब में होगा। अब बाद में बोला है पश्चिम, तो अब बाद में बोलेंगे पश्चिम। अगर इसने ज्यादा शातिर दिमाग लगाना चाहा तो प्रश्न को यहां से भी गलत करा सकता है। बस यहां पर क्या करता कि पूर्वी और पश्चिमी जिला पूछता, और पूर्वी और पश्चिमी जिला बोलने के बाद यहां पर पहले शामली को डालता और बाद में बलिया को डालता, लेकिन फिर चौथा ऑप्शन डालता इनमें से कोई नहीं। और जो अच्छे अच्छे मारते खा अपने आप को बनते हैं ना कि हमने सब कुछ याद कर लिया है, वह जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते और पूरब को पहले पूछ रहा है या पश्चिम को बाद में पूछ रहा है, और एक ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं डाल रहा है और वह इस प्रश्न को गलत कर जाते। इसलिए बिल्कुल अगर आपने पढ़ा है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि पहले पूर्वी बोला है तो पहले हम पूर्वी बलिया को लिखेंगे, बाद में पश्चिमी बोला है तो बाद में पश्चिमी हम शामली को लिखेंगे। इस बात को अपने संज्ञान में जरूर रखिएगा प्यारे दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं अगर कुछ और प्रश्न है। बिल्कुल देखिए, प्रश्न रटने वाला है, मैं अभी इसको नहीं कराया हूं लेकिन आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया, मैंने उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, बस इस बात को पूछ रहा है। रट जाइएगा, अगर आगे से कभी प्रश्न पूछे तो घबराइएगा मत। सॉरी, 7 के अलावा अगर आगे से इस प्रश्न को पूछे तो आप कहेंगे 9 शास्य जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से लगा कर आएंगे और कोई भी समस्या आपको रहने वाली नहीं है। यानी कि आज के प्रश्न बड़े ही लाजवाब रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। यानी आज के प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं। आपके अगर 30 प्रश्न टोटल हैं तो आप मुझे बताइएगा इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपने अभी तक बिल्कुल सटीक किए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। चलिए दोस्तों, आपका सभी का अगली क्लास में मैं स्वागत वेलकम करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।